हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज हम आगे के 50 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो 299 में है पक्की सड़कों का घनत्व सबसे कम जींद में। देखो, घनत्व और लंबाई का ध्यान रखना स्टूडेंट्स। जहाँ पे घनत्व की बात आती है तो सबसे कम जींद में है और सबसे ज़्यादा घनत्व सड़कों का अंबाला में है। और अगर लंबाई की बात आती है तो पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई पंचकुला में है और पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई भिवानी में है। मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। झाबुआ विलेज है रेवाड़ी में। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपका पिंजौर में है, जिसे हम पल्चर भी लिखते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे ना ये। मैहम हिरण उद्यान रोहतक में है। छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में है। दमदमा झील कहाँ पे है? सोहना गुरुग्राम में। और स्टूडेंट्स, अगर कोई पूछे हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है तो दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील भी है। सबसे छोटा गांव, हरियाणा का सबसे छोटा गांव है सुखो माजरी, और ये कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा का सबसे छोटा गांव है ये सुखो माजरी, पंचकुला में। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क है। तो स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, अगर पूछा जाए कि हरियाणा का सबसे प्रमुख इको पार्क कौन सा है तो सुल्तानपुर पक्षी विहार को हरियाणा का सर्वप्रमुख इको पार्क का दर्जा भी मिल चुका है। नाहर वन्य जीव अभयारण्य हमारा रेवाड़ी में है। बीरबारा वन अभयारण्य जींद में है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे याद रखने वाले क्वेश्चन है, ये पूछे जाते हैं। सरस्वती वन्यजीव अभयारण्य कैथल में है। बिंडावास वन्यजीव अभयारण्य झज्जर में है। गुरुग्राम में वन्यकरण हेतु विशेष ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि गुरुग्राम में जल्दी जल्दी क्या हो रहा है? डिक्लाइन होता जा रहा है, वहाँ पे फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं। तो फॉरेस्ट की ओर ध्यान दिया जा रहा है दोबारा से वहाँ पे, क्योंकि गुरुग्राम का बिल्कुल शहरीकरण हो चुका है। अब वहाँ पे पेड़ पौधे वन खत्म होते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो सरकार उस ओर ध्यान दे रही है। वनों की रक्षा के लिए चलाए गए कार्यक्रम का नाम एक बच्चा एक पेड़ है। ये सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें एक बच्चा एक पेड़ इस कार्यक्रम का नाम है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने के लिए प्रोग्राम चलाया गया था। हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र के 2.90% भाग पर वृक्ष आवरण है। देखो स्टूडेंट्स, हमने जो जंगल पढ़े थे, फॉरेस्ट कवर कितना बताया था? 3.59%। जबकि अगर सिर्फ ट्रीज की बात करें तो 2.90% ट्रीज का आवरण है हरियाणा में। इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2013 के अनुसार हरियाणा में वन आवरण 1586 वर्ग किलोमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स पूछा जाता है कि हरियाणा में जो आपका फॉरेस्ट कवर है वो कितना है, फॉरेस्ट एरिया कितना है, तो वो 1586 वर्ग किलोमीटर है। ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा पहले क्वेश्चन आ चुका है स्टूडेंट्स। और हरियाणा को हरियाणा में जो ग्रीनिंग की गई, इसके लिए जो प्रोग्राम चलाया गया वो चलाया गया था 1989 टू 90 के बीच में, कि हरियाणा में हरियाली हो ज़्यादा से ज़्यादा। हरियाली का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया को बढ़ाना। राज्य सरकार में राज्य वन नीति का स्वरूप 2006 में तैयार किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया बेटा स्टूडेंट्स पिछले किसी क्वेश्चन पेपर में, कि राज्य सरकार में राज्य वन नीति का स्वरूप कब तैयार किया गया, तो ये 2006 में तैयार किया गया था। सर्वाधिक वन क्षेत्र पंचकुला में है और सबसे कम वन क्षेत्र कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। हमने पढ़ा था सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे? पंचकुला में। और पंचकुला के बाद किसका नंबर आता है? यमुनानगर का, ठीक है, इस तरीके से। और सबसे कम वन क्षेत्र आपका सबसे ज्यादा सबसे कम है फतेहाबाद में। सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र कहाँ पर है? फतेहाबाद में। हरियाणा में कुल वन क्षेत्र उसके भौगोलिक क्षेत्र का 3.59% है, मैंने भी बताया भी था। तो अगर ट्री आवरण की बात हो जाए, वृक्ष आवरण की बात हो तो 2.90% है, और अगर आपके कुल वन क्षेत्र की बात होती है तो वो 3.59% है। और हरियाणा का एरिया कितना है स्टूडेंट्स परसेंटेज में? हरियाणा का पूरे इंडिया के जो एरिया है उसका कितना परसेंटेज है? इसकी 1.34%। और जनसंख्या की बात करें, हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? तो 2.09%। गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक चंडीगढ़ में होती है। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया में सबसे ज़्यादा गुलाब के फूल चंडीगढ़ में पैदावार होती है उसकी, ठीक है। हरियाणा के सर्वाधिक क्षेत्र में आलू की खेती की जाती है, ये मैंने आपको बताया था। अगर सब्जियों में पूछे तो सब्जियों में आलू की खेती हरियाणा में सबसे ज़्यादा होती है। मसालों की बात की जाए तो हल्दी की खेती सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। हल्दी की खेती के लिए मैंने बताया था अम्बाला और यमुनानगर में हल्दी की खेती सर्वाधिक होती है। द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल्स
ये एक सेंटर खोला गया है वेजिटेबल्स की एक्सेलेंस के लिए, ठीक है, ये याद रखना है। ये गरोंडा है करनाल में। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर वेजिटेबल्स खोला गया है, ठीक है। अगर वेजिटेबल्स की बात होती है तो गरोंडा करनाल में है, और अगर फ्रूट्स बागवानी की बात होती है उसका सेंटर ऑफ एक्सेलेंस कौन सा है फ्रूट्स वगैरह के लिए, बागवानी के लिए, तो वो सिरसा में है, ठीक है। सुखना झील चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है, सेक्टर 1 भी याद रखना है। तो जो सुखना लेक है वो चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है। टांगरी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ये मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? पंचकुला में पाई जाती है मोरनी की पहाड़ियाँ, और वहां से टांगरी नदी आपकी निकलती है। टांगरी नदी और गग्गर नदी एक दूसरे की सहायक नदियां हैं। भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के हिसार, सिरसा तथा रोहतक में सिंचाई का कार्य किया जाता है। ये भाखड़ा नहर जो परियोजना थी, इसके जन्मदाता कौन है? सर छोटू राम, ठीक है। और इसके द्वारा हरियाणा के हिसार, सिरसा और रोहतक में सिंचाई का कार्य किया जाता है। इसके जनक कौन है भाखड़ा नहर परियोजना के? तो वो है सर छोटू राम। जवाहरलाल नहर भाखड़ा नहर से निकलती है, याद रखो स्टूडेंट्स इनको। पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? तो रोहतक, सोनीपत, करनाल, पानीपत, इन सभी जिलों में जो सिंचाई का कार्य होता है वो पश्चिमी यमुना नहर से होता है। पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से यमुना नदी से निकाली गई है। ताजेवाला कहाँ पर है? ये यमुनानगर में है। तो पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला से यमुना नदी से निकाली गई है, और ताजेवाला हमारा कहाँ पे है? यमुनानगर में है। तो जो हम यमुना नहर यूज कर रहे हैं ये यमुना नदी से निकाली गई है ताजेवाला में, यमुनानगर से। जूही नहर द्वारा भिवानी में सिंचाई होती है। तो भिवानी में अगर पूछा जाए भिवानी में किस नहर द्वारा सिंचाई होती है, तो भिवानी में जूही नहर द्वारा सिंचाई होती है। हरियाणा में मुख्य रूप से 6 झील है। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन ना HSSC का है, वैसे तो बहुत सारी झील हैं, लेकिन HSSC का ये क्वेश्चन है कि हरियाणा में मुख्य रूप से कितनी झीलें हैं, तो उसमें आंसर हमारा 6 है। तो ये याद रखना है, आपको ये सारा भूल जाना है कि कितनी जिले हैं, बस आपको ये याद रखना कि 6 जिले हैं, क्योंकि HSSC ने इसी को सही माना है। बावड़ी क्या है? टिब्बों के मध्य बनी छिछली झील है, ठीक है। तो एक बीच में मतलब गहराई में एक झील बन जाती है ना, टिब्बों के रेत के पहाड़ों के मध्य में एक झील सी बन गई, उसको बावड़ी बोल देते हैं। गुरुग्राम के अतिरिक्त किस जिले में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है? तो फरीदाबाद। तो फरीदाबाद और गुरुग्राम में दोनों में गुरुग्राम नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। हरियाणा की कौन सी नहर ओखला नामक स्थान से नदी से निकाली गई है? तो ये गुरुग्राम नहर है, और गुरुग्राम नहर से गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिंचाई की जाती है। इंदिरा गांधी नहर की लंबाई 649 किलोमीटर है, बहुत ही लंबी नहर है ये, और इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये पूछा जाता है कि नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र में मेन नदी जो बहती थी वो सरस्वती नदी ही थी। किस नदी पर रेणुका, किशाऊ और लखबार ब्यासी बांध पर हरियाणा में स्थित है? तो ये यमुना नहर में बनाई गई है, 3 बांध है ये, रेणुका, किशाऊ, लखबार ब्यासी बांध। तो ये तीनों बांध हरियाणा में स्थित है, और ये यमुना नदी पर बनाए गए हैं। किशाऊ बांध का उद्देश्य बिजली आपूर्ति है, ठीक है। तो किशाऊ बांध का जो इसमें उद्देश्य है वो क्या है? बिजली आपूर्ति, बिजली बनाना। राजधानी क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से रेणुका बांध बनाया गया। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो आपका NCR है उसमें पानी की आपूर्ति किस बांध से होती है? रेणुका बांध से होती है। और रेणुका बांध किस में बनाया गया है? यमुना नदी में बनाया गया है। नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई महेंद्रगढ़ में होती है। तो महेंद्रगढ़ क्योंकि रेतीला इलाका है, तो वहां पे आपके नलकूपों की सहायता से फव्वारों द्वारा सिंचाई होती है। अमोनिया प्लांट पानीपत में है। फव्वारा सिंचाई योजना की दृष्टि से हरियाणा का भारत में पहला स्थान है। हरियाणा में ही एक ऐसा स्थान है जहाँ पे फव्वारा सिंचाई योजना को से सिंचाई की गई है, ठीक है। हरियाणा में अगर पूछा है कि मुख्य रूप से किसके द्वारा सिंचाई होती है, तो नहरों द्वारा सिंचाई होती है हरियाणा में मुख्य रूप से, ठीक है। लेकिन फव्वारा सिंचाई योजना में भी हरियाणा का प्रथम स्थान है। सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? पंचकुला में है। स्टूडेंट्स हमारे सारे मुख्यालय मेनली पंचकुला में है। अगर आपको आपसे मुख्यालय पूछा गया और आपको समझ में नहीं आ रहा हो किसी का, तो पंचकुला लगा देना आंख मीच के, क्योंकि ज्यादातर आपके मुख्यालय पंचकुला में है, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आपका 100% सही होगा,
लेकिन 99% आपके ठीक होने के चांसेस बन जाएंगे अगर मुख्यालय की बात हो रही है और हमने उसका पंचकूला लगाया तो। हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग की अधिकांश सिंचाई वर्षा से हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हरियाणा के उत्तर पूर्व में क्या है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, और शिवालिक की पहाड़ियों के कारण वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पे सिंचाई भी मुख्यतः वर्षा से हो जाती है। हरियाणा में सिंचाई का मुख्य साधन नहरें हैं। ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि अगर पूछे कि हरियाणा में मुख्य सिंचाई का मुख्य साधन क्या है तो नहरें हैं। ककरोई ककरोई स्टूडेंट कहाँ पे है? ककरोई है सोनीपत में। ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना पश्चिमी यमुना नहर पर बनी है। तो जो यमुना नदी नहर सोनीपत से निकलती है तो उस पे विद्युत परियोजना के लिए एक माइक्रो जल परियोजना बनाई गई है जिसका नाम ककरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना है। हिसार में राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन है। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पर है? हिसार में है। और हरियाणा में पहला हरियाणा में एक मतलब परमाणु विद्युत संयंत्र भी बनाया जा रहा है, पावर प्लांट भी बनाया जा रहा है, और वो कहाँ पे है? हमारा उसका नाम गोरखाबाद ऐसा कुछ है, गोरखपुर है, पता नहीं, थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है नाम में, तो वो भी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। भिवानी उत्थापक सिंचाई परियोजना को वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो भिवानी में उत्थापक सिंचाई परियोजना है इसको वीरेंद्र नारायण, हम BN चक्रवर्ती नहर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियोस को शेयर करते रहिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को सब्सक्राइब करवाइए। जितने ज़्यादा सब्सक्रिप्शंस होगा मुझे भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर सुन रहे हैं, उनको कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं, तो मैं भी आपके लिए आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही।